जहां एक तरफ चीन को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 75% विवाद हल हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं अजीत डोभाल पर इस वक्त रूस में पूरी दुनिया की नज़र क्यों है, आखिरकार उन्होंने क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत के जरिए संघर्ष को खत्म करना चाहिए। इसके लिए भारत दोनों देशों को हर मुमकिन सलाह देने को तैयार है। जयशंकर ने ऐसे समय में ये कमेंट किया है जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए रूस में हैं। दावा किया जा रहा है कि डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रस्तावित एक पीस प्लान के साथ मॉस्को गए हैं। इस प्लान को वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साझा करेंगे। कहा जा रहा है विदेश मंत्री जयशंकर ने बर्लिन में जर्मन विदेश कार्यालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में बोलते हुए रूस यूक्रेन युद्ध पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता है कि ये युद्ध के मैदान पर कोई हल निकलने वाला है। बातचीत से ही चीजें ठीक होगी। जब कोई बातचीत होती है तो मुख्य पक्षों यानी रूस और यूक्रेन को भी शामिल होना होगा। उन्होंने पीएम मोदी के रूस और यूक्रेन की यात्रा का हवाला दिया और उनके उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। जयशंकर ने कहा कि ये साफ है कि युद्ध के मैदान से कोई समाधान मिलेगा, ये कैसे खत्म होगा। अगर आप सलाह चाहते हैं तो हम हमेशा सलाह देने को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन की भारत के शांति प्रस्ताव पर क्या समझ है ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि भारत ने स्पष्ट तौर पर संघर्ष को समाप्त करने में मदद की पेशकश की है। अजीत डोभाल ब्रिक्स के एनएसए सम्मेलन के लिए रूस में हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन मुद्दे को सुलझाने पर जोर दिया है। अजीत डोभाल ने सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में बहुपक्षवाद कहा कि मौजूदा संरचनाएं आधुनिक खतरों और साझा चिंताओं के संवेदनशील मुद्दों से निपटने में कमजोर साबित हो रही हैं। ऐसे में अगर हमें विश्वसनीयता बहाल करनी है तो बहुपक्षवाद में सुधार करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने यूक्रेन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा था कि भारत शांति बहाल करने के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है और संघर्ष समाप्त करने में हर तरह का योगदान दिया जाएगा। यहाँ पर अजीत डोभाल पहुँचे हुए हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए किस तरीके से स्वागत किया अजीत डोभाल का राष्ट्रपति पुतिन ने। इससे पहले भी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, शुइगु से भी वार्ता हुई जिसमें जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के दोस्ती का एक बहुत पुराना लंबा चौड़ा इतिहास है और उस इतिहास में दोनों ही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और भी कई तरह के आप वीडियोस यहाँ पर देख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को कई मुद्दों पर घेरा है। गुरुवार को जिनेवा पहुँचने के बाद जयशंकर ने कहा कि चीन ने भारत के साथ समझौतों का ख्याल नहीं करते हुए फैसले लिए हैं। जयशंकर ने जिनेवा में बोलते हुए माना कि भारत और चीन के बीच जटिल संबंध है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के साथ समझौतों का उल्लंघन करते हुए चीजों को ज्यादा खराब किया है। हालांकि जयशंकर ने यह भी माना कि चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव कम करने के लिए हो रही वार्ता में कुछ प्रगति हुई है। खास तौर से सैनिकों की वापसी से तकरीबन 75% समस्याएं सुलझ गई हैं। चीन से आर्थिक संबंधों पर भी विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की। उन्होंने भारत के चीन के साथ व्यापार घाटे की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीजिंग के साथ व्यापार बराबरी स्तर के नहीं है। जयशंकर ने इस दौरान अगली क्वाड बैठक को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका में अगला क्वाड शिखर सम्मेलन करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन के अमेरिका में होने की पुष्टि जयशंकर ने की है। सम्मेलन बाइडेन के गृह राज्य डेलावेयर में होगा। जयशंकर ने इस दौरान G20, G7 और ब्रिक्स पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक और क्लब था G7, हमने अपना खुद का क्लब बनाया और सभी ने इसकी अहमियत देखी। ब्रिक्स के उद्भव पर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों में बहुत रुचि है। मैं कहता हूं जब G20 है तो G7 और G20 तो ब्रिक्स क्यों नहीं हो सकता। डॉक्टर जयशंकर 12 और 13 सितंबर को जिनेवा में रहेंगे। यहाँ उनकी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। वे स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री के साथ भी बैठक। जयशंकर यहाँ पर काफी लंबा स्पीच भी दे रहे हैं जिसमें वो कई सारी चीज़ों को कह रहे हैं। हालांकि जयशंकर के इस मीटिंग को देखकर एक बात तो साफ हो रही है कि यूरोप में एक बार
फिर से डॉक्टर एस जयशंकर छा गए हैं। हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले भी इस बात को कहा है, साफ किया है, जिस तरीके से वो बेबाकी से बोलते हैं उन्होंने फिर से एक बार बेबाकी से ही बोला है। भारत को लेकर कई सारी चीजें उन्होंने साफ की कि किस तरीके से भारतीय इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, राष्ट्रपति पुतिन से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने एक और बात साफ करी। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी दूसरी मीटिंग भी हो और इसके लिए उन्होंने आमंत्रित भी किया है। खैर, अब बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। रूस और भारत के बीच जो शांति प्रस्ताव की बात हो रही है, इसको लेकर यूक्रेन ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो जाए। पर फिर सवाल यही उठता है कि क्या सचमुच में शांति के पक्ष में यूक्रेन है और क्या इस तरीके के पीस लाने से क्या शांति हो जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यागी तूफान ने वियतनाम और चीन में तबाही मचा दी है, जिसका असर आज भी दिख रहा है। 6 सितंबर को ये तूफान चीन के हेनान प्रांत से टकराया। यागी तूफान के कारण क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसमें आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। इस तूफान ने चीन में जो भारी तबाही मचाई है उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तूफान के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बिजली कटौती भी शामिल है। इस दौरान लोगों ने कैशलेस समाज में रहने की चुनौतियों का अनुभव साझा किया। बिजली कटौती के कारण लोग अपना मोबाइल उपकरण चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जिससे उन्हें लेन देन में दिक्कत आ रही थी। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोज में देखा जा सकता है कि मोबाइल फोन जैसे उपकरण चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन पर भीड़ लगी है। यहाँ एक विक्रेता ने लोगों को फोन चार्ज करने के लिए एक इंजन संचालित प्रणाली स्थापित की। वीडियो के कैप्शन में लोगों की परेशानियों का जिक्र किया गया। कैप्शन में कहा गया, तूफान के बाद पानी और बिजली काट दी गई है। लोग मोबाइल उपकरण चार्ज करने के लिए परेशान हैं, क्योंकि उनका सारा पैसा मोबाइल वॉलेट में जमा होता है। बिना फोन के आप रोटी भी नहीं खरीद सकते। वीडियो के वायरल होने के बाद संकट के समय में पूरी तरीके से कैशलेस समाज की संभावित कमजोरियों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। वहीं अन्य वीडियो में इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता को लेकर भी चिंता जताई गई। लोग चार्जिंग स्टेशनों में अपने वाहनों को लेकर पहुंच रहे हैं। पोस्ट में बताया गया कि केवल 550 या उससे अधिक के सोशल क्रेडिट स्कोर वाले लोग ही चीन के प्राथमिक डिजिटल वॉलेट वीचैट का इस्तेमाल करके रिचार्ज कर सकते हैं। वीडियो में चीन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें यूजर्स को अपना पैसा एक्सपायरी डेट से पहले खर्च करना होता है। सोशल क्रेडिट स्कोर के आधार पर अकाउंट फ्रीज भी किए जाते हैं। यागी के असर चाइना के साथ साथ वियतनाम में भी देखने को मिला है। यागी तूफान ने अच्छी खासी यहाँ पर तबाही मचाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यागी इंडोनेशिया की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पहले से कमजोर हो चुका है। यागी ने वियतनाम में करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और माना जा रहा है कि सिर्फ यागी की वजह से $112 मिलियन का नुकसान हुआ है वियतनाम को। खैर, अब यागी तूफान आकर जा चुका है और आशा किया जा रहा है कि चाइना जल्दी ही कई सारी चीज़ों को संभाल लेगा और अपने देश की जो इस तूफान के वजह से खड़ी हुई परेशानियों को भी संभाल लेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।